हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। इससे संबंधित 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उसी क्रम में इसका जो लेक्चर 4 है वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जब कोई प्रकाश कण 2 से अधिक माध्यमों में जाती है तो उन सभी माध्यमों का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड रहता है, यानी एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। अर्थात उन सभी माध्यमों में अपवर्तनांक के लिए क्या सूत्र निकल के आता है, क्या फॉर्मूला निकलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, वही हम इस वीडियो में बड़ी आसानी से समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा दी है, अपवर्तनांकों के बीच संबंध। यानी यहाँ पर अब हमने 2 से ज़्यादा माध्यम लिए हैं। ऊपर एक माध्यम वायु है, वायु यानी एयर के लिए ए इंडिकेशन है, और फिर है जल यानी वाटर के लिए W लिया है। उसके नीचे फिर माध्यम कांच है, कांच के लिए G लिया यानी ग्लास, और फिर माध्यम वायु है यानी एयर। यहाँ माध्यम 2 से ज़्यादा हैं, वायु, जल, कांच, फिर वायु। तो इस केस में हम देखेंगे कि अपवर्तनांकों के बीच क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम मान रहे हैं कोई प्रकाश कण वायु से आ रही है जल में, फिर जल से जाएगी कांच में, फिर कांच से किस में जाएगी, वायु में, यानी यहाँ से आती हुई ऐसी वो निकल जाएगी। तो देखेंगे इस केस में क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन क्यों होगा, मैंने आपको बताया जब भी मीडियम चेंज होगा, माध्यम जब भी चेंज होता है वहाँ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है। और अपवर्तन के लिए हमें एक अविलंब की आवश्यकता पड़ती है। अविलंब भी हमें बताएगा कि वो किरण किधर अपवर्तित होगी, यानी वो किधर मुड़ेगी। तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये माना कोई प्रकाश कण आ रही है, ये वायु से ऊपर माध्यम वायु है, एरो इधर लगा दिया। किरण प्रकाशिकी में एरो का सबसे बड़ा योगदान है। एरो ही हमें बताता है कि डायरेक्शन किधर है। ये ऊपर से नीचे आ रही है इधर, यानी इस डायरेक्शन में आ रही है। अब देखें यहाँ तक माध्यम वायु है तो इसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो नहीं बदलेगी। अब यहाँ नीचे माध्यम जल है, अब वायु से किस में प्रवेश करेगी, वो जल में। जब वायु से जल में जाएगी तो हमें यहाँ एक अविलंब खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, अविलंब यानी एक नॉर्मल। तो चलिए एक नॉर्मल खींच लेते हैं यहाँ पर। तो वो नॉर्मल मैंने मान लिया यहाँ पर है, और इस अविलंब का नाम रख दिया मैंने m। आप जो भी रख सकते हैं। तो अविलंब m है। अब अपवर्तन लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ देखना है वायु और जल, इन दोनों को देखिए। वायु यहाँ पर माध्यम हो जाएगा विरल, जल यहाँ पर माध्यम हो जाएगा सघन। यानी वायु रेयर मीडियम है और जल मेरा डेंसर मीडियम है। क्यों, जल का जो घनत्व है थोड़ा ज़्यादा है, तो जल के मॉलिक्यूल्स कंपेरिजन टू एयर पास पास होंगे, तो इस वजह से जल सघन माध्यम हो जाएगा, वायु कैसा हो जाएगा, विरल। अब जब कोई प्रकाश कण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब इसके जाने का रास्ता तो ये था, ये सीधी जाती, अब वो सीधी नहीं जाएगी। अब अविलंब ये है तो अपने रास्ते से थोड़ा अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी वो कुछ इस तरह से ऐसे झुक जाएगी। देखते चलें बड़ी आसानी से। अब यहाँ से यहाँ तक माध्यम जल है तो यहाँ से यहाँ तक रास्ता नहीं बदलेगी। अब जल से किस में जाएगी, कांच में। जब कांच में जाएगी, मीडियम चेंज होगा, तो हमें फिर यहाँ एक अविलंब बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब की बार नाम रख दिया इसका मैंने n। क्या नाम रख दिया, n। अब देखना यहाँ पर, अब इन दोनों को देखना, जल से किस में जा रही है, कांच में। अब जल और कांच, इन दोनों के कंपैरिजन को, इनकी दोनों की तुलना कीजिए आप, तो कांच हो जाएगा मेरा सघन माध्यम, जल कैसा हो जाएगा, विरल। जो कांच के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो कांच का घनत्व है वो जल से भी ज़्यादा है, तो अब ये विरल बन गया, ये क्या बन गया, सघन। जब यहाँ भी क्या किस में जा रही है, विरल से किस में जा रही है, सघन में, तो फिर अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसका एक्चुअल में रास्ता ये था, अगर माध्यम यहाँ तक जली होता नीचे तक तो वो सीधी ऐसी जाती, अपने रास्ते पर जाती, बट यहाँ पर मीडियम है कांच, जब सघन माध्यम है तो अविलंब की ओर, और ये किरण इधर डाइवर्ट हो जाएगी जिधर अविलंब है, यहाँ से यहाँ तक। अभी किरण बाहर निकली नहीं है, रुको जरा। तो यहाँ पर देखिए माध्यम अब कांच से किस में जाने वाली है, वो वायु में। बाहर निकलेगी तो किस में निकलेगी, वायु में। अब कांच से किस में जा रही है, वायु में। तो हमें फिर यहाँ एक अविलंब बनाना पड़ेगा। बन गया अविलंब MN। इस अविलंब का नाम रख दिया मैंने O। इच्छा अनुसार जो भी रख दो, एक सीक्वेंस में आ गया MNO तो मैंने रख दिया। अब देखें यहाँ पर, अब ये कांच देखें और वायु देखें, कांच और वायु, कांच और वायु। कांच हो जाएगा मेरा सघन, वायु हो जाएगा विरल। कांच का घनत्व ज़्यादा है तो कांच हो जाएगा यहाँ पर सघन माध्यम और वायु हो जाएगा विरल माध्यम।
सघन और विरल की जो तुलना करते हैं वो हम दो माध्यमों में ही करते हैं, दो में ही लगाते हैं अपवर्तन। तो जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इसका रास्ता अगर ये कांच ही होता तो ये ऐसा होता, अब अविलंब से दूर भागेगी तो जो बाहर निकलेगी तो वो किरण कुछ इस तरह से ऐसी निकल जाएगी। ये इसी के समांतर निकलती है, पैरेलल निकलती है। मेरा थोड़ा हाथ हिल गया होगा, तो ये इसी यानी इसके समांतर निकलती है। तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये बाहर निकली है तो इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। अब एक चीज और यहाँ ये जो किरण है ये वाली इनको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। वैसे ये भी अपवर्तित किरण है, अब बाहर निकली है, बाहर निकल गई है तो इसका एक अलग ही नाम रख दिया है निर्गत किरण। अब आपको अपवर्तन हमने पढ़ा दिया है, ये आपतित किरण, ये अविलंब। आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम दर्शाते हैं आई से। कोणों का एक बार कोणों पे गौर करें आप, ये आपतन कोण हो गया आई, ये अपवर्तित किरण, ये अविलंब है। अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण आर। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण आर। अब यहाँ पर थोड़ा ज्योमेट्री लग रही है, रेखा गणित, गौर करना। यहाँ देख सकते हैं ये और ये, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा काट जाए तब जो जेड के अंदर एंगल बनते हैं, देखें यहाँ पर एक ये जेड बन रही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितना होगा? x। इन्हें हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, जो आपस में बराबर होते हैं। अब गौर करने वाली बात ये है, इसको देखें यहाँ पर ये जेड बन रही है, देखो मैं थोड़ा इसको डार्क कर दे रहा हूँ, देख लेना अच्छे से। ये और ये जेड बन रही है, देखें यहाँ पर ऐसा बन रहा है, ये। अगर ये आर है तो ये एंगल भी कितना होगा? आर ही होगा। जैसे ये x है तो ये x है, ये 30 है तो ये 30 है, ये r है तो ये भी कितना होगा? r। कितना होगा? r। देखें यहाँ पर, अब गौर करें यहाँ पर, अब ये एंगल r है, अब इसको देखें यहाँ पर इसको हम नाम दे रहे हैं कुछ, देखें यहाँ पर, तो इस एंगल का नाम रख दिया मैंने। अब ये भी अपवर्तन कोण होगा, लेकिन अब ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ये अलग एंगल होगा, तो इसको हमने अलग नाम दिया, इसका नाम रख दिया हमने आर डैश। अब जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ एरो करके यहाँ लिख दिया, ये एंगल कौन सा है? आर डैश। अब देखो यहाँ फिर एक जेड बन गया नीचे, गौर करें, ये और ये। अगर ये आर डैश है तो ये भी क्या होगा? आर डैश। इस एंगल को हमने यहाँ लिख दिया, ये कौन सा एंगल होगा? आर डैश। कौन सा एंगल होगा? आर डैश। ये एंगल इसके बराबर है, अगर ये आर डैश है तो ये भी कितना होगा? आर डैश। और एक चीज़ और, आगे जब हम प्रिज्म पढ़ाएंगे तो और ये अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो आपतन कोण है और निर्गत कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर। यानी जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से जब बाहर निर्गत होती है, कई सारे माध्यमों से जब बाहर निकलती है, तो जो आपतन कोण होता है वही निर्गत कोण के बराबर होता है। आपतन कोण होता है आई, निर्गत कोण को वैसे हम स्मॉल ई से दर्शाते हैं, फिलहाल बराबर होता है तो यहाँ आई है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? आई। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल कितना है? आई। तो ये इसका है फ्री बॉडी डायग्राम बोल सकते हैं इसको, ये इसका डायग्राम। एक बार फिर समझें, सबसे पहले प्रकाश कण कहाँ से आई? वायु से किस में एंटर की उसने? जल में। जब वायु से जल में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, फिर जल से कांच में जाएगी, फिर झुक जाएगी, फिर जब कांच से वायु में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। वही लगा है, कौन सा लगा है? देखो, विरल से सघन, फिर विरल से सघन, फिर सघन से विरल। अब देखें आप, अब कुछ नहीं, इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे और तीन समीकरण बनाएंगे, तीनों समीकरणों का हम आपस में रिलेशन निकाल लेंगे, वही आपका जो फॉर्मूला होगा वो निकल के आ जाएगा। तो देखें पहले केस में क्या हो रहा है, प्रकाश कण कहाँ से जा रही है? वायु से कहाँ जा रही है? जल में। वायु से कहाँ जा रही है? जल में। और हाँ, और इस वीडियो का जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फिलहाल आप देखते रहें और पढ़ते रहें, आसानी से समझते रहें। पूरी थ्योरी बाकायदा मैं आपको लिख के दे दूंगा इसकी। तो पहले केस में ये हो रहा है, केस फर्स्ट, यानी प्रकाश कण कहाँ से जा रही है? वायु से कहाँ जा रही है? जल में। तो हम इंडिकेशन के लिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे इसको, वायु से किस में जा रही है? जल में। वायु से जल में जा रही है, देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ लगाएंगे स्नेल का नियम।
स्नेल के नियम से। गौर करें यहाँ पर, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम ये कहता है कि अपवर्तन की जब घटना होती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है और उसे ही हम कहते हैं अपवर्तनांक। अब देखें यहाँ पर, अब प्रकाश कण कहाँ से कहाँ जा रही है? वायु से कहाँ जा रही है? जल में। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ANG, सॉरी जी नहीं, यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे वाटर। जल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? W। जल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? W। वायु से किस में जा रही है? जल में। एयर टू वाटर, एयर टू वाटर इक्वल टू अपवर्तनांक बराबर होता है आपतन कोण की ज्या। अब इस केस में आपतन कोण है ये और अपवर्तन कोण है ये। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण है I, ज्या का मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन I अपॉन अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यहाँ क्या है? R की ज्या मतलब साइन का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। ये क्या लिखा? ANW, ये बता रहा है प्रकाश कण वायु से किस में जा रही है? जल में। एयर टू वाटर। इसको हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या हुआ है? वो प्रकाश कण जल से किस में आई है? कांच में। जल से किस में आई है? कांच में। देखते चलना, हर स्टेप पे लगा रहे हैं। पहले इन दोनों के बीच लगाया, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के, 3 केस होंगे इसके। तो अब प्रकाश कण जा रही है जल से कांच में, तो दूसरे केस में कहाँ से जा रही है? वो जल से, एरो इधर लगा, इसका मतलब है जल से कहाँ जा रही है? कांच में। और हम फिर लगाएंगे वही स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। जब भी मीडियम चेंज होगा और अपवर्तन की घटना होगी वहाँ हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं। स्नेल का नियम यही कहता है, अब देखो कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास। अपवर्तनांक को हम डिनोट करते हैं N से। वाटर कहाँ जा रही है? ग्लास में, तो वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू वही है आपतन कोण की ज्या। अब देखें इसके लिए आपतन कोण क्या बन जाएगा? आपतन कोण, अब देखें अविलंब ये है, गौर करने वाली बात ये है, देखें यहाँ पर। अब यहाँ देखें आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा हो जाएगा? ये अविलंब के साथ। अब ये हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगा अविलंब, तो ये हो जाएगा आपतन कोण R और अपवर्तन कोण हो जाएगा R डैश। आपतन कोण क्या हो जाएगा? R और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? R डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन R अपॉन साइन R डैश, साइन R अपॉन साइन R डैश। आपतन कोण यहाँ R है और अपवर्तन कोण ये है। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण का अविलंब के साथ। अब आपतित किरण ये मानी जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो नाम भी रख दे रहे हैं हम, ये A मान लिया, ये B मान लिया और ये क्या मान लिया? C। अब A भी हो जाएगी आपतित किरण और BC हो जाएगी अपवर्तित किरण। तो आपतन कोण है R और अपवर्तन कोण है R डैश। तो हम लिख सकते हैं साइन R अपॉन साइन R डैश। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब तीसरे केस में क्या हो रहा है? अब B से लेकर C, अब इसको देखेंगे। अब तीसरे केस में प्रकाश कण जा रही है कांच से वायु में, कांच से वायु में। तो यहाँ थर्ड केस बन रहा है जब प्रकाश कण कहाँ से कहाँ जा रही है? कांच से वायु में। एरो इधर लगाया है तो इसका मतलब कांच से कहाँ जा रही है? वायु में। और फिर लगाएंगे हम यहाँ पर स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम वही कहता है आपतन कोण। अब आपतन कोण देख लो यहाँ पर, अब आपतन कोण बन जाएगा यहाँ पर ये और अपवर्तन कोण बन जाएगा ये। अब आपतन कोण यहाँ पर ये कितना है? एरो इधर लिखा R डैश अपॉन अपवर्तन कोण I। ये आपतन, ये अपवर्तन, आपतन अपवर्तन, और कुछ नहीं देखना आपको। आपतन कोण यहाँ पर कितना है? R डैश, अपवर्तन कोण कितना है? I। तो साइन R डैश अपॉन साइन I। अब लिखना कैसे है? कांच से कहाँ जा रही है? वायु में। कांच से कहाँ जा रही है? वायु में। तो अपवर्तनांक होता है N, कांच होता है G, वायु क्या होती है? एयर। कांच से कहाँ जा रही है? वायु में। वाटर से कहाँ जा रही है? गिलास में। एयर से वाटर, वैसे ही गिलास से एयर। एरो इज इक्वल टू आपतन कोण R डैश अपवर्तन कोण I। तो साइन R डैश, साइन R डैश अपॉन साइन I। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? समीकरण 1, 2, 3 का म्यूचुअली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी समीकरण 1, 2 व 3 का आपस में गुणा करने पर। समीकरण 1, 2 व 3 का गुणा करने पर। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है, आंसर आने वाला आपका गुणा करने पर। अब गुणा कैसे करते हैं? अब देखो यहाँ पर LHS भी और RHS भी है, तो LHS का LHS में मल्टीप्लाई और RHS का RHS में।
तो इसकी LHS में ANW मल्टीप्लाई WNG मल्टीप्लाई GNA इजुकल टू ये मल्टीप्लाई ये और मल्टीप्लाई ये। गौर करें यहाँ पर। उसके बाद हम इधर यूज़ करेंगे बोर्ड। देखें यहाँ पर, तो पहले गुणा करेंगे ANW, LHS में क्या लिखा है ANW गुणा, ये क्या लिखा है WNG गुणा GNA इजुकल टू, ये LHS का गुणा लिखा है, यानी बाएं पक्ष का गुणा बाईं साइड में और दाएं पक्ष का गुणा दाईं साइड में। अब दाएं पक्ष में ये क्या है साइन I बट्टे साइन R, साइन I बट्टे साइन R गुणा साइन R बट्टे साइन R डैश, साइन R अपॉन साइन R डैश गुणा साइन R डैश अपॉन साइन I, साइन R डैश अपॉन साइन I। अब जरा आप RHS पे गौर कीजिए। गौर करें यहाँ पर, साइन I आंसर में ही कट जाएगी, यानी इसको देखो हम वाइट चौक से काट रहे हैं, साइन I अपॉन साइन I, साइन R साइन R डैश, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा है ओनली यहाँ पे 1, यानी RHS में केवल 1 बचा है और LHS में ये चल ही रहा है। बस ये 2 स्टेप और आंसर तक पहुँच गए हम। तो LHS डिक्टो जैसा लिखा वैसा ही लिख देंगे, ANW मल्टीप्लाई WNG मल्टीप्लाई GNA और इजुकल टू यहाँ क्या बचेगा 1। तो यहाँ लिखा है ANW LHS में, इसके बाद इधर से देखना ANW मल्टीप्लाई WNG और मल्टीप्लाई GNA और इजुकल टू कितना है यहाँ पर 1। अब देखना यहाँ पर, यहाँ WNG को हम इसको यहीं रख रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई वाला किस में जाएगा डिवाइड में, यानी गुणा वाली चीज़ किस में जाती है पक्षांतर करने पर भाग में। तो मैंने इसको WNG को यहीं रखा, WNG इजुकल टू RHS में है 1 अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा ANW गुणा ये क्या GN और A। अब देखने वाली बात ये है GNA, देखने यहाँ पर, अब हमने कल जो रिलेशन निकाला था उसमें हम जानते हैं, यानी 1 अपॉन अगर GA लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं ANG। अब इसको देखिए आप 1 अपॉन GNA, मैंने सर्किल बना दिया 1 अपॉन GNA, इसको हम क्या लिख सकते हैं ANG, क्या लिख सकते हैं ANG। तो आंसर आ गया बस। तो WNG इजुकल टू देखें यहाँ पर, तो 1 अपॉन GNA, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे ANG, यहाँ क्या बन जाएगा ANG और अपॉन हर में तो यही है क्या ANW। तो ये निकल के आ गया आपका अपवर्तनांकों के मध्य रिलेशन, इसको हम कह सकते हैं। इनके मध्य क्या सूत्र निकला है वो ये, इसको क्या पढ़ेंगे WNG यानी वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे।